हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते। वेलकम टू सीसे ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार फिर। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को आपने अब तक जो पढ़ा उसमें आपने ये देखा कि आजादी से पहले क्या स्थिति थी और आजादी के बाद में क्या स्थिति थी। तो लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट्स का उल्लेख हमारा ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें भी किया गया और 1882 में लॉर्ड रिपन नाम के एक व्यक्ति जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पहली बार इलेक्टेड लोकल बॉडीज की बात करी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन है? लॉर्ड रिपन। उसके बाद में हमारा जो देश जो फ्री हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद 1947 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का उल्लेख किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकल बॉडीज है उसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि बॉटम टू टॉप को मजबूत करने के बाद ही हम जो लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये बात हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने इस बात को रखा था हमारे जो नेशनल मूवमेंट जो थे उसमें भी। तो उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसने संविधान सभा ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख कर दिया। तो आपको जानकारी है इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो आप लोग देखें, डीपीएसपी जो हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें आर्टिकल 40 में लिखा गया कि स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वह जल्द से जल्द क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट्स को क्या बनाएगी, स्टेबलेट करेगी, यानी बनाएगी, स्थापना करेगी। लेकिन काफी लंबा समय लगा कि इन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं मिला, मान्यताएं नहीं मिली, और इस वजह से वो कभी उनके चुनाव स्थायी नहीं हुआ करते थे। जो चुन गया वो लंबे समय तक काम करता था, सरपंच जी बहुत लंबे समय तक चलते थे। किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में काम किया जाता। इसके अलावा उनके पास कोई फंक्शन नहीं था, या ये कह सकते हो आप लोग फंड्स भी नहीं हुआ करते थे। वो लोकल बॉडीज जो थी वो पूर्णतः किन के ऊपर डिपेंड करती थी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिफरेंट थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में कुछ लोग इस तरह के आए जो चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट्स को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। इसलिए कुछ कमेटियां बनी, जिस कमेटीज में आप लोग देखिए आपकी जो बुक्स है उसमें केवल पीके थुंगन कमेटीज की बात करी गई है। पीके थुंगन कमेटीज 1989 में ही जो आई, उसके बारे में आपका एनसीईआरटी बुक बताता है। लेकिन इससे पहले भी जो कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं या पंचायत राज संस्थाएं हैं, उनके लिए कई प्रकार की कमिटीज बनी। उन कमिटीज में पहली जो कमिटीज थी वो थी बलवंत राय मेहता कमिटीज, जो कि आजादी के तुरंत बाद 1957 में बनाई गई। 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति बनी, उस समिति ने सिफारिश की थी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके 3 टायर्स होने चाहिए, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें ऊपर टॉप पे जिला लेवल होना चाहिए, उसके बाद जो बीच का जो लेवल है उसमें खंड लेवल होना चाहिए, और नीचे आपका विलेज लेवल होना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने बलवंत राय मेहता ने की, और इस बलवंत राय मेहता की रिकमेंड के ऊपर ही, सिफारिश पर ही आपको जानकारी होना चाहिए कि राजस्थान में हमने पंचायत जो राज था उसको लागू किया, और वो था, डेट थी 2 अक्टूबर 1959 में हमने राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को, राजस्थान एक पहला स्टेट था जहां पर इनको लागू किया गया, इन्हें उद्घाटन हुआ पंचायत राज संस्थाओं का। अब आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट से ये लिखना है कि राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहां पे पहली बार पंचायत राज संस्थाओं का गठन किया गया, कौन सा विलेज था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। चलते हैं आगे देखिए। उसके बाद बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश आई, भाई इस बलवंत राय मेहता की समिति से हमने क्या कर दिया, लागू तो कर दिया, लेकिन वह सही तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद 1977 में एक गवर्नमेंट चेंज हुई और जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई पीएम बने, और उन्होंने अशोक मेहता कमेटी का गठन किया, और उन्होंने बात करी 2 टायर की। ये 3 टायर की बात करते हैं कौन?
बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता जो थे वो कमेटी सिफारिश करती है, रिकमेंड करती है 2 टायर की, जो कि क्या करते हैं, बीज के स्तर को खत्म करते हैं। उसके बाद एक समिति और बनाएगी, एलएम सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो कि बनी 1986 में। 1986 में, उस समय 1985 में जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम बने, यूथ जो बने वो पीएम थे राजीव गांधी। उन्होंने भारत में जो स्थानीय शासन है उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने एलएम सिंघवी समिति गठित की, पीके थुंगन समिति गठित की, और वो चाहते थे कि पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले। इसीलिए एलएम सिंघवी समिति ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख किया जाना चाहिए, इन्हें संवैधानिक मान्यता दी जाए। और उसके बाद पीके थुंगन समिति जो आई, यानी पीके थुंगन समिति जो कमेटी थी वो 1989 में आई, जिसका उल्लेख आपकी बुक्स में किया गया है। ये है पीके थुंगन समिति, ये है पीके कौन था? ये पीके आंध्र प्रदेश के बाद में चलकर मुख्यमंत्री भी बने हैं, सीएम भी बने, और उनके द्वारा एक कमेटी बनाई 1989 में, और उन्होंने रिकमेंड किया, क्या किया, उन्होंने अपनी सिफारिश में दिया, जो पीके थुंगन कमेटी थी 1989 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनको संविधान में क्या दिया जाने, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, यानी उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। और साथ में दूसरी बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड टू लोकल गवर्नमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख किया जाना चाहिए और इन्हें क्या दिया जाना चाहिए, पावर्स दिए जाने चाहिए। साथ में कहा गया है इंस्टीट्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिव फंक्शन देम, और इन्हें कुछ तरह के कार्य दिए जाए ताकि वह स्थानीय स्तर पर काम कर सके, और जब काम करेगी तो पैसा भी तो चाहिए। तो अलोंग विथ द फंड वेर रिकमेंडेड, और उन्होंने धन का भी रिकमेंड किया। लक्ष्मीमल सिंघवी ने भी बात करी थी धन की, लक्ष्मी मीन्स धन होता है वैसे। और आपका पीके थुंगन है वो, उसने कहा कि स्थानीय शासन को क्या मिलना चाहिए, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको धन प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वे लोकल स्तर पर काम कर सके। तो फिर क्या इस सिफारिश को लागू किया गया? हाँ, बट लेकिन many states those local bodies did not have enough powers and function to the look after local development। कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने लोकल बॉडीज को न तो ज्यादा पावर दिया और न ज्यादा पैसा दिया या कोई कार्य करने को लिए नहीं दिया, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाए और जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ। इसीलिए फिर उसके बाद में जो हमारी जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट ने सोचा कि जब हमने ये सपना देखा था कि लोकल बॉडीज मजबूत होनी चाहिए तो उसको मजबूत कैसे किया जाए, तो कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो 73rd एंड 74 अमेंडमेंट 1992 जो कि आपकी बुक्स में दिया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग माने तो कंपटीशन को लेकर इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट जो हुआ वो लेटर इन 1992 के बाद में क्या स्थिति बनी, तो द 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी 1992 में 1992 में पार्लियामेंट ने दो क्या किए, अमेंडमेंट किए, संविधान में संशोधन किए। और वो संविधान में संशोधन जो थे वो कौन से थे, टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जिसमें पहला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 यानी 73वां संविधान संशोधन 1992, और दूसरा था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 यानी 92 में दो हुए, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, संविधान संशोधन किए गए जो कि अलग अलग थे, दोनों के प्रावधान अलग अलग थे। क्या प्रावधान थे देखिए यहाँ पे, तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें किस बात की बात करेगी, उसमें बात करेगी रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी ग्रामीण स्थानीय शासन की बात करता है। इससे बैक आप लोग थोड़ा सा ये भी जाने कि स्थानीय शासन जो है उस स्थानीय शासन के दो प्रकार है। स्थानीय शासन टू टाइप, फर्स्ट टाइप रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड सेकंड टाइप अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी ग्रामीण स्थानीय शासन और शहरी स्थानीय शासन। तो जो 73वां संविधान संशोधन था 73 अमेंडमेंट जो था
वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था, जिसमें प्रावधान किया गया ग्रामीण स्थानीय शासन का। और इस ग्रामीण रूरल लोकल गवर्नमेंट को ही क्या कहा जाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी पंचायती राज। आज जो आप लोग देख रहे हैं पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव हो रहे हैं। और ये पंचायत राज क्या है? रूरल लोकल गवर्नमेंट है। और इसका उल्लेख कहां है? 73वें संविधान संशोधन में, 73 में। इसके बाद देखिए 73 में अगर रूरल है तो फिर पंचायत राज है, तो फिर 74 में क्या है? तो 74 इज ए अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी शहरी निकायों की व्यवस्था करेगा, या ये कह सकते हो आप लोग, इसमें उल्लेख किया गया है नगरीय निकायों का। जिस तरह से गांवों का विकास नगरीय ग्रामीण लेवल पर पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा किया जाएगा, ऐसे ही नगरों में भी स्थानीय शासन की स्थापना की जाएगी। और उसे नाम दिया गया, जैसे यहाँ पंचायत राज है तो यहाँ नाम दिया गया नगरपालिकाज, नगरपालिकाज। और इनको जोड़ा गया, आप लोग देखिए इसमें 11th शेड्यूल जोड़ा गया और इसमें 12th शेड्यूल जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कह सकते हो, यहाँ 12वीं अनुसूची कह सकते हैं। तो 11th अनुसूची, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल एंड आर्टिकल 243 से लेके, यानी 243 से लेके ABCD और तक चलता है। कौन सा? 73 अमेंडमेंट। और ओके बाद में अगर आपका ZN तक चलेगा, ZX तक चलेगा, वो आगे चलेगा 74। जब हम अमेंडमेंट पढ़े उस समय देखेंगे। तो यहां हम बात करें कि इस तरह से 92 में पार्लियामेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, 73वां और 74वां। बट ये लागू कब हुए? यहां प्रश्न बनता है, नोट लगा के मैंने यहां लिखा है कि 73 एंड 74 अमेंडमेंट came into the force in 1993, यानी ये पारित तो हुए 92 में, लेकिन लागू कब हुए? 1993 में, यानी 1993 में लागू किए गए। और वो डेट क्या थी? 24 अप्रैल 1993 में इनको क्या किया? फॉर्स हिट किया गया। इसीलिए 94 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत राज डे मनाते हैं, पंचायत राज दिवस। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आई होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि 73 अमेंडमेंट क्या था और 74 अमेंडमेंट में किन किन बातों की बात करी गई, क्या क्या चेंजेज आए। तो देखिए 73rd अमेंडमेंट 92 में क्या चाहिए? लेट अस आस्क नाउ द चेंजेस इज ब्रॉट अबाउट बाय द 73 अमेंडमेंट इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, यानी पंचायत राज अधिनियम के द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73 अमेंडमेंट किया गया, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग आज देख रहे हैं इलेक्शन कैसे होते हैं इनके, इनमें रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है, इनका टेन्योर क्या है, इनके लिए योग्यताएं क्या हैं, और इसके अलावा इनको फंड कहां से मिलता है, इनकी सूची क्या है, विशेष सूची, इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।